गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप सबको क्लास 9th की फिजिक्स का रिवाइज पार्ट जो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है उसको पढ़ाने चल रहे हैं। मैं राजवंत यादव उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से 9th की ये पहली क्लास है ग्रीष्म अवकाश के बाद। आप बच्चों से, आपके अभिभावकों से एक नम्र निवेदन है कि आप यथाशीघ्र विद्यालय आएं और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ये निर्धारित किया गया है कि एक निश्चित समय के बाद केवल उन्हीं बच्चों को वीडियो क्लास मिलेगी जिन्होंने अपना विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। तो हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप विद्यालय परिसर में आएं और अपने पाल्य का रजिस्ट्रेशन करवा दें अनिवार्य रूप से। तो पिछली बार की कक्षाओं में आपको लगभग 3 कक्षाएं प्री 9th पढ़ाई गई थी। इसमें मापन था, मापन की पद्धतियां थीं, मूल मात्रक थे, व्युत्पन्न मात्रक थे, मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक के निर्धारण की विधियां थीं, छोटी छोटी जो परिभाषाएं थीं वो आपको बता दी गई थी। साथ में आपको पूर्व की कक्षाओं में यह भी बता दिया गया था कि आप किसी राशि का कोटमान कैसे निकालते हैं, कोटिमान निकालना भी सिखा दिया गया था। तो आप पुरानी वीडियो देख करके इन चीज़ों को 2-1 बार रिवाइज कर लेंगे, ये आपको आत्मसात हो जानी चाहिए। मैं सीधे आपके 9th के सिलेबस में, जो बुक के अकॉर्डिंग सिलेबस है, चैप्टर गति पर आता हूं। तो आपका जो पहला चैप्टर है वह है गति, मोशन। गति, मोशन। तो गति क्या चीज होती है, इस बात पे चर्चा हम लोग करें। तो गति देखिए 2 चीज होती है कि जैसे आदमी कहता है कि ये वस्तु गतिशील है, ये वस्तु विराम की अवस्था में है। अब गतिशील होना और विराम की अवस्था में होना मात्र इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक स्थिर जो वस्तु है उस स्थिर वस्तु के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ दूरी को घटा या बढ़ा रही है, अथवा स्थिर वस्तु से समय बीतने के साथ उसके बीच की दूरी स्थिर बनी हुई है। वैसे तो सामान्य रूप से पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, लेकिन जब हम गति और विराम का अध्ययन करते हैं तो केवल पृथ्वी को स्थिर मान करके पृथ्वी पर किसी स्थिर पिंड, जैसे पेड़ है, खंभा है, कोई घर है, इसको स्थिर मान करके इसके रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं और उस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग गतियों का अध्ययन करते हैं। अब जब कोई वस्तु किसी स्थिर, जैसे घर है, खंभा है, नदी तालाब है, उस स्थिर बिंदु से समय के साथ परिवर्तनशील है, यानी कि उस स्थिर बिंदु से उस वस्तु की दूरी समय के साथ घट जा रही है अथवा बढ़ जा रही है। तो जब समय बीतने के साथ दूरी घटती है अथवा बढ़ती है तो घटने या बढ़ने के कारण, दूरी के घटने या बढ़ने के कारण हम कहते हैं कि दूसरी वस्तु स्थिर के सापेक्ष गतिशील है। अब जब गति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसके पहले 2 मूल कॉन्सेप्ट आपको जान लेना बहुत जरूरी होता है। एक चीज होती है अदिश राशि और एक चीज होती है सदिश राशि। हम चर्चा कर लें। अदिश राशि, अदिश राशि क्या चीज होती है? वे भौतिक राशियां
जिनके निरूपण के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण माने मैग्नीट्यूड, परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। या आगे एक लाइन और लिख लीजिए, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि अगर किसी भौतिक राशि को निरूपित करना है और उस भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए हम केवल उसके परिमाण का प्रयोग करते हैं, मैग्नीट्यूड ही केवल उपयोग में आती है, तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अब जैसे कौन कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं, हम लिखते हैं पूरी लिस्ट। लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत धारा और वैद्युत विभव। आदि बहुत सी राशियां हैं। इतनी राशियों के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो क्या कहा गया कि अदिश राशियां क्या चीज होती हैं? कि अदिश राशियां, देखो यहां सब छूट गया है, अदिश राशि, ठीक है, कोई बात नहीं है, या ऐसे कर दो। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां, क्या? वे भौतिक राशियां जिनके निरूपण के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे राशियां कि जिनके निरूपण के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इनका नाम क्या क्या दिया गया? लंबाई। जैसे लंबाई अगर कहीं आपको दर्शानी है तो आप केवल लिखेंगे कि लंबाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई 100 सेंटीमीटर, लंबाई 3 मिलीमीटर, ठीक है। दूरी, किसी वस्तु की दूरी लिखते हैं कि ये दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर की है, 10 मीटर की है, तो वो दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान लिखा जाता है कि ये चीज 50 किलोग्राम का है। समय, इतने सेकेंड हुए, इतने घंटे हुए। चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कार्य, ठीक है। ऊर्जा भी कोई दिशा नहीं होती है। तो जो
ऐसी भौतिक राशियां कि जिनको पूर्णतया निरूपित करने के लिए केवल और केवल किस चीज की आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ये अदिश राशियां हैं। अब यहां एक विशेष नोट आप लिख लेंगे। नोट नोट किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब समस्या ये होगी कि शायद पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो ये नोट नहीं लिखाया था, तो वे बच्चे जिन्होंने नोट पूरा तैयार कर लिया है वो अपनी कॉपी के ऊपर या नीचे जो खाली जगह होगी वहाँ ये नोट लिख सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है, बट ये है कि ये नोट लिखने से आपको बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या करेंगे कि नोट लिखेंगे कि किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपने क्या लिखा कि 100 मीटर। 100 मीटर में क्या हुआ? ये 100 क्या है? संख्या है। मीटर क्या है? मात्रक है। आपने लिखा 5 घंटा, तो 5 घंटे में क्या हुआ कि 5 एक संख्यात्मक मान है और घंटा मात्रक है। ऐसे ही आपने लिखा जो ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो 100 है ये संख्यात्मक मान है और डिग्री सेंटीग्रेड एक मात्रक है। यानी कि किसी भी अदिश राशि को लिखने के लिए केवल दो चीजें होती हैं, एक संख्यात्मक मान प्रयोग में लाया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है? मात्रक प्रयोग में लाया जाता है। अब अगली टॉपिक आपकी है सदिश राशियां। वैसे एक और राशि होती है, टेंसर राशि होती है, जो सदिश और अदिश राशि के अतिरिक्त होती है। टेंसर राशि भौतिकी में, लेकिन टेंसर राशि जो है वो आपके स्तर पर पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आगे के क्लासेज में आपको बताया जाता है कि टेंसर राशि क्या चीज होती है। तो अगला टॉपिक आपका हो गया सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होगा? वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया प्रदर्शित करने के लिए परिमाण माने मैग्नीट्यूड, परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां
कहलाती हैं। यानी वे भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन वेग त्वरण, विस्थापन वेग त्वरण संवेग आवेग, विस्थापन वेग त्वरण संवेग आवेग, भार विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ऐसा लिख दीजिए आप, वैद्युत क्षेत्र आदि। तो क्या हुआ कि वे भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, वे भौतिक राशियां कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो दिशा एवं परिमाण जब दोनों की आवश्यकता होगी तो ऐसी भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अब सदिश राशि में क्या क्या है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, वैद्युत क्षेत्र है, ये सामान्य सी बातें हैं। अब इसमें एक चीज सोचने की, दोनों में प्रश्न कैसे आता है। जब आप सदिश सदिश पढ़ लेते हैं तो ये सदिश अदिश से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो प्रश्न 3 प्रकार से आते हैं। पहला तरीका होता है कि हम दोनों राशियों को मिक्स करके दे दें और मिक्स करने के बाद हम बताएं कि इसमें से सदिश छांट लीजिए। फिर दूसरा तरीका होता है कि हम दोनों राशियों को मिक्स करके दे दें और इसमें से पूछें कि इसमें से अदिश राशियों को अलग कर दीजिए। तीसरा तरीका होता है कि इन सदिश अदिश को मिक्स ना करके बल्कि कोई राशि दे दी गई है उसको ये बताना है कि ये सदिश है या अदिश है। ये 3 तरीके से आपको प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में या कंपटीशन की परीक्षाओं में मिलेंगे। अगला टॉपिक आपका होता है सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर। तो जब भी हम किसी चीज में अंतर लिखते हैं तो एक लाइन बीच में खींच लेते हैं, इधर सदिश लिख देंगे, इधर अदिश लिख देंगे। पहला चीज क्या करेंगे कि सदिश की जो परिभाषा लिखाई गई है वो लिख देंगे, यहां अदिश की जो परिभाषा लिखाई गई है वो लिख देंगे। सदिश में कौन कौन से हैं वो लिख देंगे, अदिश में कौन कौन से हैं वो लिख देंगे। ये सामान्य सा अंतर लिखने की विधि है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। अब अगर आपको व्यवस्थित लिखना है तो ऐसे लिखिए, यहां लिखिए सदिश, सदिश राशियां, और यहां लिखिए अदिश राशियां। नंबर 1, सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। अब अदिश में आपको याद है कि अदिश राशि में अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा होती नहीं है, केवल परिमाण होता है। नंबर 2, सदिश राशियों को
साधारण गणितीय नियम से जोड़ा, घटाया या गुणा भाग नहीं किया जा सकता है। और अदिश राशि में क्या होता है, इनमें साधारण गणितीय नियम उपयोग में आते हैं। अब तीसरा है साधारणतया सदिश राशियों के ऊपर लिखते समय तीर का चिन्ह लगाते हैं। यानी कि जब सदिश राशियों को लिखा जाता है तो उस पर तीर का चिन्ह लगाया जाता है और अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। बातों को ज्यादा समझिए। हमने क्या किया कि सदिश और अदिश राशियों में अंतर क्या क्या होता है ये आपको बताया। पहली चीज बताई कि सदिश राशियों में क्या होता है कि सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, आपको बताया गया था सदिश की परिभाषा में। और अदिश राशियों में केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होते हैं। सदिश राशियों को साधारणतः गणितीय नियम से जोड़ा, घटाया या गुणा भाग नहीं किया जा सकता है। आप पूछोगे कि इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा भाग किया जाता है, तो कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में आपको सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना, सदिशों का भाग, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। उसमें गुणे के दो नियम बताए जाएंगे आपको कि डॉट गुणन कैसे होता है और क्रॉस गुणन कैसे होता है, यानी सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है, सदिशों का अदिश गुणन कैसे होता है। ये कक्षा 11 में आपको इसका नियम बताया जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें साधारण गणितीय नियम का प्रयोग किया जाता है, सीधे गुणा कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। पूछा जाता है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में इतनी दूरी चलता है तो 10 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, सीधे गुणा कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। ये अदिश राशियों के बारे में चर्चा होती है। फिर क्या होता है, साधारणतया सदिश राशियों के ऊपर लिखते समय तीर का चिन्ह लगाते हैं। अब लिखते समय तीर का चिन्ह लगाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको वेक्टर ए लिखना हुआ है तो वेक्टर ए लिख करके हम यहाँ पर तीर का चिन्ह बना देंगे, या मान लीजिए वेक्टर हमको डी लिखना है तो डी लिख करके उसके ऊपर तीर का चिन्ह बना देंगे। तो जब कभी भी हम किसी लेटर को अंग्रेजी का ले करके उसके ऊपर तीर का चिन्ह बनाते हैं तो ये तीर का चिन्ह दर्शाता है कि दी गई राशि जो है वो सदिश राशि है। और अगर केवल हम ABC लिख देते हैं तो दी गई राशि क्या है, वो अदिश राशि है। और अदिश राशियों में आपको क्या बताया गया, साधारणतया अक्षरों द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। कोई भी अक्षर ABCD XYZ ले लिया जाता है और उन्हीं से व्यक्त कर दिया जाता है, तो ये अदिश राशियां हो जाती हैं। अब अगला टॉपिक इसमें आपका आता है कि गति क्या चीज होती है। जैसा कि नाम ही चैप्टर का है, गति, मोशन।
अगला टॉपिक आपका आता है गति। गति, अब मोशन गति क्या चीज होती है? देखिए ऐसा होता है कि जब हम किसी वस्तु का ये देखना हो कि वस्तु गतिशील है या विराम की अवस्था में है, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आपने कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो यहाँ पर जो 0 0 वर्जिन था, मूल बिंदु था, इसी को मूल बिंदु के सापेक्ष हम इस पर बिंदुओं को प्रदर्शित करते थे। तो जैसे ज्योमेट्री में हम दो रेफरेंस, मतलब ये y एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस लेते हैं, और y एक्सिस और x एक्सिस का जो एक दूसरे का कटान बिंदु होता है, इसी बिंदु को हम वर्जिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस वर्जिन के सापेक्ष कोई भी यहाँ पर कहीं भी कुछ दर्शा देते हैं चीजों को। ऐसे ही जब हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, तो जैसे हमने कार्टेशियन ज्योमेट्री में यहाँ वर्जिन लिया है, मूल बिंदु लिया है, ऐसे ही हम उसके गति का अध्ययन करने के लिए कोई एक स्थिर बिंदु ले लेते हैं। अब उस स्थिर बिंदु में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई घर है, तो घर स्थिर बना रहता है। तो किसी वस्तु की गति, जैसे आपकी गति का अध्ययन करना है, आपके बारे में अध्ययन करना है, तो हम कहेंगे कि आप घर से इतने बजे चलते हैं, इतने बजे विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो घर स्थिर है और विद्यालय स्थिर है, उन दो स्थिर बिंदुओं के बीच में आपकी गति हो रही है, तो आपकी गति का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे ही किसी भी गतिशील वस्तु के गति का जब अध्ययन करना होता है, तो क्या किया जाता है कि उसमें कोई स्थिर बिंदु ले लिया जाता है। जैसे कोई पेड़ हो, रोड के किनारे कोई खंभा लगा हुआ हो, कोई घर हो, ठीक है। तो जब कोई पेड़ होगा, घर होगा, रोड के किनारे खंभा होगा, तो रोड के किनारे का खंभा, पेड़, घर ये स्थिर रहते हैं, एक स्थान पर बने रहते हैं। तो उस स्थिर वस्तु के सापेक्ष हम ये देखते हैं कि जब समय का परिवर्तन हो रहा है, तो गतिशील वस्तु कितनी दूरी तय कर दे रही है, तो हम इसको गति की अवस्था कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें पहले होती हैं, दूरी क्या चीज होता है और विस्थापन क्या चीज होता है। तो पहले हम चर्चा कर लें कि दूरी क्या चीज होती है। दूरी क्या चीज होती है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या करना है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा माने कि जो वस्तु गति कर सकती हो, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब दूरी कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। जैसे आप लिख देते हैं कि 100 मीटर, कोई वस्तु कितनी चली? 100 मीटर चली। या हमने लिखा कोई वस्तु 2 किलोमीटर चली गई, तो 2 किलोमीटर, 100 मीटर, इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो आंकिक मान है और एक क्या है? मात्रक है। तो जब हम राशि को ऐसे निरूपित करें कि उसमें केवल दो चीजें निकल के आ रही हों, एक आंकिक मान निकल के आ रहा हो
और दूसरा क्या निकल के आ रहा हो, एक मात्रक निकल के आ रहा हो, तो जब आंकिक मान और मात्रक दो ही चीजें निकल के आती हैं तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है। ओके, अब अगला टॉपिक आपका है विस्थापन। विस्थापन विस्थापन में क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। क्या करेंगे कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और इसको परिभाषित कैसे कहते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। अब एक टॉपिक आता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर। आप में पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको बताते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे। अगला टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। अब देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या चीज होती है। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करने के लिए पहले एक मैथमेटिकल देखिए, फिर आपको हम जनरली बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह इस ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और ए बिंदु से चल करके ये 20 किलोमीटर दूरी पर एक बी बिंदु है, वहां तक पहुंचता है। कितनी दूरी पर, 20 किलोमीटर दूरी पर। अब क्या होता है कि वह इस दिशा में 5 किलोमीटर दूरी वापस आकर के बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो क्या कहेंगे कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हुई। तो चली गई दूरी कितनी हो गई, चली गई कुल दूरी। तो क्या हुआ देखो, 20 किलोमीटर ए टू बी गया तो 20 धन, फिर 5 किलोमीटर बी टू सी गया, 5 बराबर 25 किलोमीटर। यानी कि उसके द्वारा चली गई दूरी कुल कितनी हो गई, 25 किलोमीटर हो गई। लेकिन अगर इसी वस्तु का विस्थापन देखना है
तो परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर क्या है? तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन ये बराबर प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति सी है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये बराबर हो गया 20 ऋण 5 बराबर 15 किलोमीटर। यानी कि इसी गतिशील बस द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई? 25 किलोमीटर, और इसका विस्थापन कितना हो गया? 15 किलोमीटर। आगे देख लीजिए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और एक बार गति करके ये पुनः ए पर ही आकर के पहुंच जाती है। तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? चली गई दूरी, तो चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 2πr, यानी इस वृत्त की परिधि। लेकिन इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? तो विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर। ये ए पर था प्रारंभिक अवस्था में और ए पर ही पहुंच गया अंतिम अवस्था में, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि अगर आप विस्थापन और दूरी में अंतर स्पष्ट जानना चाहते हैं तो विस्थापन और दूरी ये गणितीय विधि है विस्थापन और दूरी में अंतर स्पष्ट करने का। परिभाषा के अनुसार आप कहेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी में आप कहेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती सकती है, चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब दोनों में अंतर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वर्डिंग में, ये तो समझने की बात थी। इधर लिखेंगे दूरी और इधर लिखेंगे विस्थापन, बीच में एक लाइन। नंबर 1, यह अदिश राशि है, नंबर 1 यह सदिश राशि है। इसकी परिभाषा क्या हो गई? गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब क्या लिखेंगे कि चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक
ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ऋणात्मक थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं होगा, तो आप चाहें तो केवल इतना लिखें, विस्थापन धनात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो ये चीजें हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आज आपको गति की अवधारणा बता दी गई, दूरी सदिश और अदिश राशियां बता दी गई, दूरी और विस्थापन स्पष्ट कर दिया गया, दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया गया। आप अगर जिन लोगों ने नोट बना रखा है, वीडियो पुरानी देख करके नोट जिन्होंने बनाया है उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने नोट नहीं बनाया है वो लोग पुरानी वीडियो से प्री जो क्लासेस पढ़ाई गई हैं उनको पढ़ करके और नए सिरे से पूर्णतया एक अच्छा सा नोट बनाने का प्रयास करें। जहां आपको दिक्कत हो आप पूछें, आपको उस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ें बोर्ड पर स्पष्ट ना हो रही हों या शब्दों से स्पष्ट ना हो रही हों उनको कमेंट में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।